जरा सोच के देखो कि कल अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए तो बचे हुए इंसान कहां पर जाएंगे। जाहिर है सरकार के बनाए गए किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में, लेकिन कैसा होगा एक ऐसी जगह पर रहना जहां पर यूएस प्रेसिडेंट समेत पूरी दुनिया के सिर्फ 25,000 लोग ही जिंदा बचे हों। और यूएस प्रेसिडेंट यानी कि जिस इंसान को उस बंकर में सबसे ज्यादा सेफ होना चाहिए, वही एक सुबह अपने कमरे में मरा हुआ मिले। कहानी की शुरुआत ऐसी ही एक अंडरग्राउंड सोसाइटी से होती है जहाँ के जानवरों से लेकर सूरज तक सब आर्टिफिशियल थे। अब तक बाहर की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और इंसानियत की आखिरी सांस इसी अंडरग्राउंड सोसाइटी के अंदर चल रही थी। इस सोसाइटी की हिफाजत का पूरा जिम्मा जेवियर कॉलिंस पर था, जो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट होने के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड का बॉडीगार्ड और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। रोज की तरह कॉलिंस अपने बच्चों को स्कूल भेजकर प्रेसिडेंट हाउस में अपना काम करने के लिए पहुंचता है, लेकिन आज वहाँ का माहौल आम दिनों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक अजीब सी खामोशी पूरे कॉरिडोर में फैली हुई थी और प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। ये जानकर कॉलिंस बिना एक पल भी गवाए प्रेसिडेंट के रूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन कमरे के अंदर कदम रखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और उन्हें किसी ने बेहद ही बेरहमी से मारा था। उसी वक्त कॉलिंस की नजर ब्रैडफोर्ड के खुले हुए सेफ के ऊपर भी पड़ती है, जिसमें से प्रेसिडेंट का एक प्राइवेट टैबलेट गायब था और उस टैबलेट के अंदर इस अंडरग्राउंड सोसाइटी के ऐसे खुफिया राज थे जो अगर शहर के आम लोगों के सामने आ जाते तो बची कुछ इंसानियत का वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता। हालांकि कॉलिंस को उन राजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसकी बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी, क्योंकि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही सबसे पहला शख्स सीधा कॉलिंस के ऊपर ही टिकता। और उसका कारण ये था कि कॉलिंस ने कुछ दिनों पहले एक बहस के दौरान प्रेसिडेंट से साफ कह दिया था कि मुझे चैन की नींद उस दिन आएगी जिस दिन तुम मर जाओगे। अब वैसे यहाँ पर सवाल ये नहीं था कि प्रेसिडेंट को किसने मारा, बल्कि असली सवाल ये था कि आखिर उस कॉन्फिडेंशियल टैबलेट में ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसके लिए किसी ने यूएस प्रेसिडेंट तक का खून कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कॉलिंस सच में बेकसूर है या फिर वही पीछे से पूरी इंसानियत को तबाह करने के लिए कोई खेल खेल रहा है। इस राज को समझने के लिए हमें चलना होगा 3 साल पहले, उस वक्त में जब जेवियर कॉलिंस की मुलाकात प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड से पहली बार हुई थी। उस समय पर कॉलिंस उनके पास इंटरव्यू देने के लिए आया था, जिस दौरान ब्रैडफोर्ड उससे काफी कंफर्टेबली बात करता है और कॉलिंस का जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखकर उससे पूरा भरोसा हो जाता है कि ये बंदा उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट बॉडीगार्ड है। ब्रैडफोर्ड का कॉलिंस के ऊपर ऐसे भरोसा करना आगे चलकर बिल्कुल सही भी साबित हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सरफिरा आदमी प्रेसिडेंट पर गोली चलाता है, लेकिन कॉलिंस अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में आकर गोली को अपने शरीर पर खा लेता है, जिस दौरान गोली लगने की वजह से कॉलिंस को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था और उसकी आंखें खुलने तक ब्रैडफोर्ड उसके पास ही खड़ा रहा था। ये वही मोड़ था जब वो दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए थे, लेकिन अभी कॉलिंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही ब्रैडफोर्ड उसे दुनिया का सबसे बड़ा राज बताने वाला है। कुछ दिनों बाद कॉलिंस के ठीक होते ही ब्रैडफोर्ड कॉलिंस को अपने साथ एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मीटिंग में लेकर जाता है, जहाँ कॉलिंस को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर तो उसकी रूह कांप गई थी। दरअसल एक अनजाने खतरे की वजह से ये दुनिया बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली थी और सरकार के पास सिर्फ 25,000 लोगों को ही बचाने का इंतजाम था, जो बात तो कॉलिंस के होश उड़ा देती है और उसके दिमाग में सबसे पहले अपनी बीवी टेरी और दोनों मासूम बच्चे पर्सली और जेम्स का ख्याल आता है। मगर तभी ब्रैडफोर्ड एक ऐसा खुलासा करता है जिसने कॉलिंस की जान में जान डाल दी थी, क्योंकि असल में ब्रैडफोर्ड ने कॉलिंस और उसके पूरे परिवार का नाम उन 25,000 चुनिंदा लोगों की लिस्ट में पहले ही ऐड कर दिया था और इसका मतलब साफ था कि तबाही के आने पर कॉलिंस और उसका पूरा परिवार सेफ रहेगा। इसी पास्ट के साथ कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ब्रैडफोर्ड का मर्डर हो चुका है और सबसे बड़ा सस्पेक्ट खुद कॉलिंस बनने वाला है, लेकिन कॉलिंस अभी हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से वो ब्रैडफोर्ड के रूम में मौजूद एक एक चीज को गौर से देखना शुरू कर देता है, जिस दौरान सबसे पहले उसकी नजर टेबल पर रखे दो वाइन के ग्लासेस पर पड़ती है और उसके बाद उसे प्रेसिडेंट की सिगरेट की डब्बी और बालकनी की तरफ जाते हुए खून के निशान दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के टेबल के ऊपर 2 इयररिंग्स भी रखी हुई थी, जिन्हें देखने के बाद कॉलिंस समझ चुका था कि प्रेसिडेंट रात को कमरे में अकेले नहीं थे और कोई ना कोई औरत उनसे मिलने के लिए आई थी। ये जानकर कॉलिंस एजेंट जेन को कॉल करके पूरी बिल्डिंग को तुरंत ही लॉकडाउन करने का ऑर्डर दे देता है, ताकि अगर किलर अभी भी घर में हो तो उसके पास भागने का कोई भी रास्ता ना बचे। इसके बाद कॉलिंस बिली के पास कॉल करके उसको भी बुला लेता है, जो कॉलिंस का बहुत अच्छा दोस्त और साथ ही वो एजेंट था जो कि रात में प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी का ध्यान रखा करता था। उसके आने के बाद जब कॉलिंस उसके साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करता है, तो फुटेज में दिखाई देता है कि प्रेसिडेंट रात में स्पेशल एजेंट रॉबिन्सन के साथ अपने बेडरूम में गया था और ब्रैडफोर्ड के कमरे में मौजूद वो इयररिंग्स असल में रॉबिन्सन के ही थे, लेकिन रॉबिन्सन के जाने के बाद भी प्रेसिडेंट पूरी तरह से सही था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड के सोने से पहले उनसे मिलने वाला आखिरी इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद कॉलिंस ही था। ये सब देखने के बाद कॉलिंस अपने जाने के बाद की फुटेज को देखना शुरू करता है और तब मॉनिटरिंग रूम में बैठा एजेंट माइक उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता है कि रात 10:42 से लेकर रात 12:13 तक प्रेसिडेंट हाउस के सारे सिक्योरिटी कैमरा अचानक से बंद हो गए थे। और उससे भी बुरी बात यह थी कि उस दौरान ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी हेड बिली लगभग 1.5 घंटे तक गहरी नींद में सो रहा था, यानी कि जिस समय पर ब्रैडफोर्ड का कत्ल हुआ उस समय पर ना तो कोई कैमरा चल रहा था और ना ही बिली होश में था।
इसी वजह से अब जैसा कि कॉलिंस को ब्रैडफोर्ड के कमरे से ही कोई सुराग मिल सकता था, इसीलिए वो उसके कमरे में जाकर छानबीन करना शुरू कर देता है और तब जाकर कॉलिंस को कमरे की बालकनी के पास कुछ पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर कॉलिंस को पूरा यकीन हो जाता है कि किलर ने प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। ये नया क्लू इस मर्डर मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा रहा था। इसी वजह से कॉलिंस चेन को ऑफिशियली प्रेसिडेंट की डेथ को रिपोर्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके कुछ ही देर में पूरी की पूरी बिल्डिंग इमरजेंसी मोड में चली गई थी। इस बारे में पता चलने पर जब ब्रैडफोर्ड की बीवी जेसिका भी अंदर आने की कोशिश करती है तो कॉलिंस उसे भी अंदर नहीं जाने देता और उसके अलावा ब्रैडफोर्ड के पिता केन को भी तब तक अंदर नहीं जाने दिया जाता जब तक वहाँ पर पैराडाइज की एडमिनिस्ट्रेटर सेमेंथा बाकी सारे सीनियर ऑफिसर के साथ नहीं पहुंच जाती और वो वहाँ पर आते ही कॉलिंस से सवाल पूछती है कि प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी आखिरी बात क्या हुई थी। इस बात का जवाब देके कॉलिंस अपने घर की तरफ चला जाता है, जिस दौरान रास्ते में वो अपने पास से प्रेसिडेंट की सिगरेट की डब्बी निकालता है जिसे वो क्राइम सीन से उठा कर लेकर आ गया था। उस डब्बी के अंदर मौजूद एक सिगरेट के ऊपर एक 6 डिजिट का कोड लिखा हुआ था, जिसे देखकर कॉलिंस समझ जाता है कि ब्रैडफोर्ड को अपनी मौत के बारे में पहले से अंदाजा था और इसीलिए उसने जानबूझकर सिगरेट के ऊपर कॉलिंस के लिए एक क्लू छोड़ा होगा, जिसकी मदद से शायद कॉलिंस ब्रैडफोर्ड के कातिल तक पहुंच सकता है। मगर ये 6 डिजिट का कोड कॉलिंस को कातिल तक कैसे पहुंचाएगा, कॉलिंस को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। खैर अब इसके अगले दिन कॉलिंस की आंखें एक बार वापस से एक खतरनाक सपने के साथ खुलती है, जिस दौरान कॉलिंस के घर के किचन में कॉलिंस के साथ काम करने वाला बिली कॉलिंस के बच्चों के लिए खाना बना रहा था, जो देखकर कॉलिंस को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एजेंट रॉबिन्सन अचानक से कॉलिंस के घर में आकर कॉलिंस को अपने साथ इंटरोगेशन पर चलने के लिए कहती है, जो सुनकर कॉलिंस भी उसके साथ जाने लग गया था और तब रास्ते में उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनने के बाद तो उसे एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा था। दरअसल रॉबिन्सन को ब्रैडफोर्ड की मौत वाली इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करने के लिए चुना गया था, पर जैसा कि रॉबिन्सन तो उस रात ब्रैडफोर्ड के साथ खुद थी और उसका ब्रैडफोर्ड के साथ अफेयर भी था, तो कॉलिंस को ये चीज समझ में नहीं आ रही होती कि रॉबिन्सन को सस्पेक्ट लिस्ट में डालने की जगह लीड करने के लिए क्यों चुना गया है। इसी चक्कर में कॉलिंस की रॉबिन्सन से बहसबाजी भी हो गई थी, मगर रॉबिन्सन ने तो कॉलिंस के मुंह पर साफ कह दिया था कि जब वो ब्रैडफोर्ड के पास से गई थी तो ब्रैडफोर्ड पूरी तरह से सही सलामत था। खैर इसी बीच प्रेसिडेंट के मर जाने की वजह से अंडरग्राउंड सिटी की लीडरशिप पूरी तरह से हिल चुकी होती है और अभी पैनिक को रोकने के लिए समानता फैसला करती है कि आम लोगों को मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा और उन्हें यही कहा जाएगा कि प्रेसिडेंट की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, जिसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हेनरी को नया प्रेसिडेंट भी बना दिया जाएगा। ये फैसला करने के बाद समानता वहां पर से कॉलिंस की इंटेरोगेशन को देखने के लिए चली जाती है, जिस दौरान उसके साथ एक बहुत ही मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर टैबी भी मौजूद थी और समानता और टैबी इंटेरोगेशन रूम के बाहर बैठकर रॉबिन्सन और कॉलिंस की बातें सुन रही थी। तब रॉबिन्सन कॉलिंस से पूछती है कि प्रेसिडेंट की मौत के बारे में पता चलने पर उसने ऑफिशियल प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बजाय सबसे पहले बिली को कॉल क्यों करा, जिस पर कॉलिंस साफ जवाब देता है कि बिली ये वो इकलौता इंसान है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, खासकर तब जब रॉबिन्सन खुद ही प्रेसिडेंट के साथ अफेयर में थी। ये बात रॉबिन्सन के लिए किसी ताने से कम बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बेशक से ब्रैडफोर्ड और उसके अफेयर के बारे में सभी लोगों को पता था, लेकिन कोई भी उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। तब रॉबिन्सन और कॉलिंस के बीच में बढ़ रही गर्मागर्मी को देखकर डॉक्टर टैबी रॉबिन्सन को बाहर बुला लेती है और कॉलिंस से जाकर खुद ही पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसी बातचीत के दौरान टैबी ने कॉलिंस से एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसे सुनने के बाद तो कॉलिंस का दिमाग खराब हो जाता है। सवाल ये था कि क्या तुम ब्रैडफोर्ड की मौत से खुश हो। खैर अभी कॉलिंस इस पर कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही टैबी उसे अपने हाथ की तरफ देखने का इशारा करती है, जहाँ लिखा था कि कॉलिंस को इस बात का जवाब हाँ में देना है, मगर क्यों कॉलिंस को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। अब ये चीज जानते हुए भी कि ऐसा जवाब देने से प्रेसिडेंट की मौत के इल्जाम में कॉलिंस फंस सकता है, उसके बावजूद भी कॉलिंस टैबी के ऊपर भरोसा करके जवाब हाँ में दे देता है। ये जवाब देने के बाद कॉलिंस को लग रहा था कि शायद अब उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, मगर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद कॉलिंस को बिल्कुल भी नहीं थी। टैबी ने अगले ही पल सबके सामने साफ कह दिया था कि अगर कॉलिंस असली किलर होता तो वो कभी इतना खुलकर प्रेसिडेंट के लिए अपनी नफरत को कबूल नहीं करता, और कॉलिंस के इस जवाब से फिलहाल तो ये चीज साबित हो गई थी कि कॉलिंस निर्दोष है। दरअसल सब इस बात को अच्छे से जानते थे कि कॉलिंस इस अंडरग्राउंड सिटी में आने के बाद से ब्रैडफोर्ड से काफी ज्यादा नफरत करने लग गया था, क्योंकि आज से 3 साल पहले सभी लोगों की इस अंडरग्राउंड सिटी में आने से पहले ब्रैडफोर्ड ने कॉलिंस से वादा करा था कि वो उसके परिवार को इस तबाही का शिकार नहीं होने देगा। मगर इवैक्यूएशन से ठीक एक दिन पहले कॉलिंस की बीवी अटलांटा सिटी किसी बहुत ही जरूरी काम से चली गई थी, जिस समय सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से कॉलिंस अपनी बीवी टेरी को दुनिया के तबाह होने के बारे में नहीं बता सकता था। मगर कहीं ना कहीं कॉलिंस को उस समय पर भरोसा था कि ब्रैडफोर्ड टेरी को बचा लेगा। पर अगले दिन जब वो ब्रैडफोर्ड को सेफली भीड़ भाड़ से निकालकर उसके साथ अंडरग्राउंड सिटी में पहुंचता है तो वहां उसे ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनने के बाद तो कॉलिंस की दुनिया एक पल में उजड़ गई थी।
ब्रैडफोर्ड ने किसी तरह से कॉलिंस के बच्चों को तो बचा लिया था, मगर वो उसकी बीवी को इवैक्यूएट नहीं कर पाया था और यही रीजन था जिसकी वजह से कॉलिंस ब्रैडफोर्ड से नफरत करने लग गया था। पर नफरत होने के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। खैर प्रेजेंट टाइम में कॉलिंस को टेम्पररी लीव पर भेज दिया जाता है, जिस दौरान घर जाके कॉलिंस उस सिगरेट पर लिखे गए 6 डिजिट के कोड को वापस देखने लग गया था। पर काफी सोचने के बावजूद भी जब उसे उस कोड के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता तो वो खुद उस कोड को याद करके सिगरेट को जला देता है। इस कोड के अलावा वो इस बात से भी परेशान था कि टैबी ने अचानक उससे इतना अजीब सवाल करके हाँ बोलने के लिए क्यों कहा और क्या इस अंडरग्राउंड दुनिया में सच में सारी चीजें कंट्रोल में हैं। कॉलिंस के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट का बेटा जेरेमी अपने स्कूल में अपने पिता के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान था। तब परेशान होकर वो अपनी क्लास को बंक करके स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जो चीज कॉलिंस की बेटी पर्सली ने भी देख ली थी। और क्योंकि वो जेरेमी की बहुत अच्छी दोस्त थी तो वो खुद भी जेरेमी का पीछा करते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। वहाँ पर जेरेमी से बात करने पर जेरेमी उससे रोते हुए बताता है कि ब्रैडफोर्ड की मौत से कुछ समय पहले जेरेमी की उससे बहुत ज्यादा बहस हुई थी और जेरेमी ने ब्रैडफोर्ड से गुस्से में कह दिया था कि काश आप जिंदा ना होते। इसी वजह से अभी जेरेमी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, जिस दौरान जैसे तैसे करके पर्सली उसको संभालती है और बाद में वो दोनों थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए स्कूल से निकलकर अंडरग्राउंड सिटी में ही बने एक हैंगर में पहुंच जाते हैं, जहां पर 6 डिजिट के नंबर वाले वो सारे प्लेन्स खड़े थे जिनकी मदद से उन 25,000 लोगों को इवैक्यूएट करके इस अंडरग्राउंड सिटी में लेकर आया गया था। अब क्या ब्रैडफोर्ड की सिगरेट पर लिखा वो कोड किसी प्लेन का नंबर था? खैर अब इसके अगले दिन एक बड़े से इवेंट को ऑर्गेनाइज करके ब्रैडफोर्ड की मौत को एक नेचुरल कॉज बता दिया जाता है और उसी समय पर वाइस प्रेसिडेंट हेनरी को नया प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। इसी बीच कॉलिंस बिली से बातें करते हुए उसे बताता है कि मुझे समंथा के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसने खुद ही ब्रैडफोर्ड को मरवाने की कोशिश करी हो, क्योंकि ब्रैडफोर्ड की मौत से एक दिन पहले उसकी ब्रैडफोर्ड के साथ बहसबाजी हुई थी और समंथा खुद भी शुरू से पावर की बहुत ज्यादा भूखी है। अब वैसे कॉलिंस की ये बातें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच भी हो सकती थी, क्योंकि हेनरी को भी समंथा के ऑर्डर पर ही प्रेसिडेंट बनाया गया था, जबकि पीछे से हेनरी के सारे एक्शंस को खुद समंथा ही कंट्रोल करने वाली थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस पूरी अंडरग्राउंड सिटी को बनाने की वजह से समंथा जमीन के नीचे प्रेसिडेंट के बाद सबसे पावरफुल इंसान है और उस पर बिना सबूत के सवाल उठाना कॉलिंस को मौत तक पहुंचा सकता है। इसी वजह से बिली कॉलिंस को फोन भी करता है, लेकिन कॉलिंस ने तो सोच लिया था कि अब से वो समंथा के ऊपर भी नजर रखेगा। अब वैसे आज से 9 साल पहले जब पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल था तब समंथा दुनिया की सबसे अमीर सेल्फ मेड औरत थी, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब समंथा एक दिन डॉक्टर एरिक नाम के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के सेमिनार में जाती है, जिस सेमिनार में एरिक सभी लोगों को वार्न कर रहा था कि अगर उन लोगों ने धरती को गंदा करने की अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ा तो कैसे एक बहुत ही बड़े प्रलय की वजह से कुछ ही समय में धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये सब अंटार्कटिका में मौजूद एक सुपर वोल्केनो की वजह से होने वाला था, जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से धीरे धीरे एक्टिवेट होता जा रहा था और उसके फटते ही एक बड़ी सुनामी आने की वजह से आसपास मौजूद सभी देश तबाह हो जाते। इवन जिन देशों में लोग सुनामी की वजह से बच जाते वो बाद में टेम्परेचर की मार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते और धीरे धीरे करके उन सब की भी मौत हो जाती। हालांकि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता, इसीलिए एक एक करके लोग वहाँ पर से जाने लगते हैं। लेकिन उसी सेमिनार में ब्रैडफोर्ड भी मौजूद था, जो उस समय प्रेसिडेंट नहीं बल्कि शहर का एक सेनेटर हुआ करता था। कहीं न कहीं उसी और समानता को एरिक की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, इसीलिए सेमिनार के खत्म होने के बाद समंथा बाहर आकर ब्रैडफोर्ड से इस बारे में बात भी करती है और वो दोनों ही सोचने लग जाती हैं कि इस तबाही से बचने के लिए उन्हें क्या रास्ता निकालना चाहिए। तब शुरू में तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर तभी एरिक खुद ही उनके पास से गुजरता है और उसे देखकर समानता उससे इस तबाही से बचने का रास्ता पूछ लेती है। इस पर एरिक उन्हें जवाब देता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें धरती में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा करके वहाँ पर सभी फैसिलिटीज का इंतजाम करना पड़ेगा, जो उस समय करना एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और इसी वजह से एरिक भी इस बारे में ज्यादा बात ना करके वहाँ पर से चला जाता है। लेकिन अभी एरिक की इन बातों को सुनकर समंथा और ब्रैडफोर्ड ने तो दुनिया को तबाही से बचाने का फैसला कर लिया था, इसीलिए एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग करके समंथा पूरी दुनिया में से अलग अलग फील्ड के ब्रिलियंट लोगों को ढूंढती है और उन्हें अपने साथ एक प्राइवेट जेट से एक अनजान जगह पर ले जाने लगती है। तब रास्ते में वो सबको बताती है कि वो जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर उन लोगों को अनलिमिटेड रिसोर्स मिलेंगे और उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें अंडरग्राउंड एक ऐसी सिटी का निर्माण करना है जहाँ पर कम से कम 25,000 लोग रह सके और वो सिटी न्यूक्लियर ब्लास्ट से लेके एनवायरमेंट के कोलैप्स होने जैसी सभी मुसीबतों को भी बड़े आराम से झेल सके। हालांकि उस समय प्लेन में मौजूद सभी लोगों को ये चीज काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रही थी, मगर जेट के लैंड करने के बाद समंथा उन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ी गुफा के अंदर लेकर आती है और बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर उन्हें वो सिटी बनानी है। तब उस जगह को देखकर सभी लोगों को इस बात पर भरोसा हो गया था कि समंथा उनसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही है, पर जैसा कि उन्हें इस काम के बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे तो वो लोग भी उस सिटी को बनाने का काम तुरंत शुरू कर देते हैं। खैर प्रेजेंट टाइम तक ब्रैडफोर्ड की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसके हिसाब से उसका मर्डर सर पर पत्थर से जोरदार वार करने की वजह से
हुआ था। और इस बारे में रॉबिन्सन को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा दुखी होकर अपने घर में जाकर ब्रैडफोर्ड को याद करना शुरू कर देती है, जिस दौरान उसके विजन्स में भी अचानक से ब्रैडफोर्ड के सर से खून निकलने लग गया था। तभी अचानक समांथा भी रॉबिन्सन के पास आकर उसे सुनाने लग गई थी, क्योंकि रॉबिन्सन के लीड मेंबर होने के बावजूद भी अब तक कातिल के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला होता और किसी भी हालत में समांथा को जल्दी से जल्दी ब्रैडफोर्ड का टैबलेट भी चाहिए था। तब समांथा की डांट सुनकर रॉबिन्सन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसने सब चीजों को वापस से बारीकी से जानना शुरू कर दिया था और तब अपनी इन्वेस्टिगेशन से उसे आखिरकार उस इंसान के बारे में पता चल जाता है जिसने ब्रैडफोर्ड की मौत वाली रात को प्रेसिडेंट हाउस के सीसीटीवी ऑफ करे थे। वो इंसान असल में कोई और नहीं बल्कि मासूम सी दिखाई देने वाली जेन थी, जिस बारे में पता चलते ही रॉबिन्सन समांथा के सामने बिली और साथी जेन दोनों को बुलाती है और उनसे इंटेरोगेट करते हुए जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार जेन ने उस रात सीसीटीवी क्यों बंद करे थे। तब जाकर जेन और बिली भी डरते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि असल में सीसीटीवी को बंद करने का काम उनका ही था, क्योंकि वो दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और इसी तरह से वो कभी कभी सीसीटीवी को बंद करके ब्रैडफोर्ड के घर में मौजूद चीजों को एंजॉय करते हैं। उस रात भी बिली जानबूझकर सोने का ड्रामा कर रहा था, जिसके बाद जेन के सीसीटीवी को ऑफ करते ही वो ब्रैडफोर्ड के घर में मौजूद गेम्स को खेलने लग गए थे। मगर ना तो उन दोनों में से किसी ने ब्रैडफोर्ड को जान से मारा है और ना ही उस रात उन्हें ब्रैडफोर्ड के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। तब इस बात को जानने के बाद समांथा और बाकी सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं थी तो समांथा रॉबिन्सन को फिर से डांटती है और बस जल्दी से जल्दी ब्रैडफोर्ड के उस सीक्रेट टैबलेट को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलिंस अभी भी टैबी के उस सवाल के बारे में सोच रहा था और अभी जब उससे वजह जाने बिना नहीं रहा जाता तो सीधा डॉक्टर टैबी के ऑफिस के बाहर पहुंचकर उससे पूछ ही लेता है कि आखिरकार टैबी ने कॉलिंस से इंटेरोगेशन के दौरान वो सवाल पूछकर उस पर हाँ करने के लिए क्यों कहा था। इस बात को अचानक सुनकर टैबी हल्का सा घबरा कर उसे बाहर वॉक पर चलने के लिए कहती है और बातों बातों में कॉलिंस को हिंट देती है कि असल में उसके ऑफिस के अंदर माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, जिसका मतलब कि टैबी के ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है। मगर क्यों? टैबी इस बारे में कॉलिंस को कुछ भी न बताकर बातों को घुमाने लगती है और कहती है कि इस अंडरग्राउंड सिटी की आर्टिफिशियल नेचर साउंड्स, यहाँ का एआई जिसकी मदद से सारी पेमेंट वगैरह होती है, कीड़े मकोड़े की आवाजें और यहाँ तक कि यहाँ के नकली जानवर भी, ये सारी की सारी चीजें खुद टैबी ने ही डिजाइन करी थी ताकि जमीन के नीचे की जिंदगी बिल्कुल ऊपर की दुनिया की जैसी लगे। ये बातें कॉलिंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से पहले तो टैबी उसको एक कैफे में लेकर जाती है और चीज प्राइस ऑर्डर करके कॉलिंस को कुछ भी बताने से पहले कॉलिंस से उसके पिता के बारे में पूछती है। तब टैबी का ऑर्डर और उसका ये सवाल सुनकर तो कॉलिंस के होश पूरी तरह से उड़ गए थे, क्योंकि असल में कॉलिंस अपने पिता से पहले जब भी मिला करता था वो दोनों चीज प्राइस ही खाया करते थे। हालांकि अभी कॉलिंस टैबी को शुरुआत में तो कुछ भी नहीं बता रहा होता, पर टैबी के जिद करने पर वो बताता है कि उसके पिता एलाइजा के साथ उसके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। असल में एलाइजा एक पायलट था और कॉलिंस भी बचपन से उसी के जैसा बनना चाहता था, मगर कमजोर आईसाइट की वजह से उसे सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करनी पड़ी, जिसके कुछ समय बाद ही उसे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए चुन लिया गया था। और एलाइजा को तो ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और उस समय पर जब कॉलिंस एलाइजा से बातें कर रहा था तभी अचानक उसने एलाइजा के हाथों को कांपते हुए देखा और तब जाकर उसे समझ में आ गया कि उसके पिता को पार्किंसन की बीमारी हो चुकी है। इस बारे में पता चलते ही कॉलिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लेन उड़ाना छोड़ दे ताकि कभी भी एलाइजा की इस बीमारी की वजह से मासूम पैसेंजर्स की जान खतरे में ना आए। लेकिन एलाइजा जी से अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार था, वो अपना काम किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। मगर कॉलिंस भी इस तरह से किसी के मरने का इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एलाइजा की मर्जी के बिना उसकी बीमारी के बारे में उसके ऑफिस वालों को बता देता है और तब जाकर एलाइजा को मजबूरन अपने रिटायरमेंट के पेपर के ऊपर साइन करना पड़ता है। मगर कॉलिंस की इसी हरकत की वजह से एलाइजा उससे बहुत ज्यादा दूर हो चुके थे और कुछ ही समय बाद पार्किंसन बीमारी की वजह से एलाइजा की मौत हो गई थी। प्रेजेंट टाइम में ये सब बताते हुए कॉलिंस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये जानने के बाद तो टैबी कॉलिंस की तारीफ करती है और उसे एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनने के बाद तो कॉलिंस के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। दरअसल कॉलिंस की उसी ईमानदारी की वजह से टैबी ने खुद कॉलिंस का नाम ब्रैडफोर्ड को इस अंडरग्राउंड सिटी के लिए सजेस्ट करा था, क्योंकि ब्रैडफोर्ड की पर्सनल थेरेपिस्ट होने की वजह से टैबी ही वो इंसान थी जिसके ऊपर अंडरग्राउंड सिटी में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाने का जिम्मा था। उस समय पर टैबी को भी ऐसे ही लोगों की तलाश थी जो ईमानदार हों और समय आने पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों और मास डिस्ट्रक्शन से बिल्कुल भी ना डरे। इसी बारे में बताते हुए टैबी कॉलिंस को किस कर लेती है और फिर वो दोनों टैबी के घर में शावर लेते हुए इंटीमेट होने के लिए चले जाते हैं। उसी समय इंटीमेट होने के बाद टैबी कॉलिंस के कान के पास आकर उसे वो राज बताती है जिसको जानने के लिए ही कॉलिंस टैबी के पास आया था। असल में टैबी ने कॉलिंस से इंटेरोगेशन के दौरान वो अजीब सा सवाल पूछकर उससे हाँ बोलने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि एक टॉप साइकाइट्रिस्ट होने की वजह से उसे पता था कि वो कॉलिंस को सबके सामने निर्दोष कैसे प्रूव कर सकती है। जिसके साथ साथ वो कॉलिंस को ब्रैडफोर्ड के साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में भी बताती है जो ब्रैडफोर्ड के मरने
मरने से ठीक एक दिन पहले हुई थी और ब्रैडफोर्ड उस दिन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसी वक्त ब्रैडफोर्ड ने टैबी से कहा था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो टैबी बस कॉलिन के ऊपर भरोसा कर सकती है, क्योंकि इस जगह पर बाकी सब और खासकर बिली तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सुनने के बाद तो कॉलिन्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ब्रैडफोर्ड ने बिली को खतरनाक क्यों कहा, जिसके साथ साथ उसके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा था कि क्या बिली ही ब्रैडफोर्ड की मौत का जिम्मेदार है। इसी बारे में सोचते हुए कॉलिन्स आज रात टैबी के घर में ही रुक जाता है, जिसके अगले दिन दूसरी तरफ बिली अपने घर में एक खौफनाक सपना देखकर जागता है, जिस दौरान बिली के घर पर उसके साथ जेन मौजूद थी और बिली ने जेन से वादा करा था कि वो आज ही उसे शहर में लगने वाले कार्निवल में लेकर जाएगा। उसी कार्निवल में आज कॉलिन्स की बेटी पर्सली भी ब्रैडफोर्ड के बेटे जेरेमी के साथ जाने वाली थी, ताकि जेरेमी को वहां पर थोड़ा सा बेटर फील करवाया जा सके और जहां सभी लोग कहीं ना कहीं एंजॉय करने के बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कॉलिन्स के दिमाग में अभी भी लगातार बिली ही घूम रहा था। तब काफी देर सोचने के बाद कॉलिन्स इस बारे में बिली से डायरेक्ट बात करने का फैसला करता है, मगर जब वो बिली के घर के बाहर पहुंचकर उसे मिलने के लिए मैसेज करता है तो बिली घर पर होने के बावजूद भी झूठ बोल देता है कि वो अपने काम पर पहुंच गया है। बिली की इस हरकत की वजह से कॉलिन्स का शक उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वो बिली के पास्ट के बारे में पता करने के लिए आर्काइव एरिया में जाकर उसकी फाइल्स को खंगालना शुरू कर देता है और तब जाकर कॉलिन्स के सामने एक ऐसा राज आता है जिसने कॉलिन्स के खून को पूरी तरह जमा दिया था। दरअसल बिली शुरू से कोई सीक्रेट सर्विस एजेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था, जिसने बचपन में गुस्से में अपने चाचा को शूट करके खत्म कर दिया था और उसी वजह से उसका पूरा बचपन जेल में ही बीता था। ये बात जानने के बाद कॉलिन्स के दिमाग में बिली से रिलेटेड और भी सवाल आने लग जाते हैं, पर जैसा कि अभी उसके पास बिली को दोषी प्रूव करने के लिए कोई भी सबूत नहीं थे और कहीं ना कहीं उसे सच में ब्रैडफोर्ड की मौत के पीछे अब बिली का हाथ भी लगने लग गया था, लेकिन अभी कोई प्रूफ न होने की वजह से कॉलिन्स बिली के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कार्निवल में अपना मूड सही करने के लिए जेरेमी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, जबकि कॉलिन्स की बेटी पर्सली थोड़ी दूर पर दुखी बैठी थी। असल में उसे काफी समय से जेरेमी के ऊपर क्रश था, लेकिन उसके अंदर जेरेमी को ये बात बताने की हिम्मत नहीं होती और तभी कार्निवल में ही मौजूद बिली पर्सली को परेशान देख लेता है और पर्सली के पास जाकर उसके दिल का हाल जानने के बाद उसे मोटिवेट करता है कि पर्सली को हिम्मत करके ये बात जेरेमी को बता देनी चाहिए। अब वैसे सच में बिली पर्सली और कॉलिन्स के बेटे जेम्स को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट करता था, इसलिए पर्सली को भी अभी बिली की बातें काफी ज्यादा अच्छी लगी थी और इसके थोड़ी ही देर बाद कॉलिन्स भी अपने बेटे जेम्स के साथ कार्निवल में पहुंच गया था। वहां पर वो जानबूझकर बिली से मिलने के लिए ही आया होता है, जिस दौरान वो सबसे पहले तो टैबी को वहां पर बुलाकर उसे अपने बेटे जेम्स के साथ एंजॉय करने के लिए छोड़ देता है और फिर बिली को अकेला देखकर उसके पास जाकर उससे सीधा पूछता है कि बिली ने कॉलिन्स से सुबह झूठ क्यों बोला था। तब इस पर बिली उसे बताता है कि उस समय असल में उसके साथ जेन थी, जिसकी वजह से ही उसे झूठ कहना पड़ा। पर अभी कॉलिन्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता और वो बिली से साफ कह देता है कि शायद ब्रैडफोर्ड को जान से मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद बिली ही है। ये बोलने के साथ साथ कॉलिन्स ने ये भी कह दिया था कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसे दरिंदे को अपने बच्चों के पास लेकर आया। जो बात सुनने के बाद तो बिली के होश उड़ जाते हैं और वो कॉलिन्स को सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और रही बात कॉलिन्स के बच्चों की, तो कॉलिन्स के बच्चों को कॉलिन्स से ज्यादा प्यार करता है, जिन पर अगर छोटी सी भी मुसीबत आ जाए तो बिली से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। यही बताने के साथ साथ बिली ये चीज भी बताता है कि उसने अपने चाचा को क्यों मारा था। दरअसल उसका चाचा बहुत ही बुरा और अब्यूजिव हंटर था, जिसके अंदर किसी भी जीव को लेकर कोई भी रहम नहीं था और वो बिली को भी अपनी ही जैसा बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने एक दिन बिली से उसके डॉग को मारने के लिए कहा था, जो करने से बिली शुरुआत में मना करने लगता है, मगर बिली की इसी कमजोरी की वजह से चाचा उसको बार बार उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। इसी बात की वजह से बिली को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने अपने कुत्ते को छोड़कर अपने चाचा को ही शूट करके खत्म कर दिया था। मगर बिली को उस समय पर जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसके जेल में जाने के बाद बाकी कैदी उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे, उससे लड़ाई करते थे और उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसी वजह से बिली की वहाँ पर रोज लड़ाइयाँ होने लग गई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक मासूम बच्चे से एक रूथलेस किलिंग मशीन बन गया और बड़ा होने तक अपना जीवन जेल में ही काटने लगा। उसी समय पर सरकार ऐसे बंदों की तलाश में थी जो उनके लिए ऐसे मिशन को पूरा कर सके जिसमें जान जाने के 100% चांसेस होते थे। इसके लिए उन्होंने सीक्रेट सर्विस एजेंट को छोड़कर बिली जैसे काफी सारे कैदियों को चुना था, जो लोग किसी न किसी मिशन पर मर चुके थे, मगर बिली अपनी कमाल की स्किल की वजह से अभी तक जिंदा बचा हुआ था। अभी ये बात बताने के बाद बिली गुस्से में कार्निवल से चला जाता है और बिली की ये सारी बातें सुनने के बाद कॉलिन्स को इस बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि ब्रैडफोर्ड को मारने के पीछे बिली का हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में जाकर वो टैबी को भी बता देता है, पर अगर बिली का ब्रैडफोर्ड को मारने के पीछे कोई भी हाथ नहीं है तो ब्रैडफोर्ड ने उसे ही हाईलाइट करते हुए खतरनाक क्यों बोला था। कॉलिन्स और टैबी के दिमाग में लगातार यही सवाल चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ बिली अपने दुख को भुलाने के लिए अंडरग्राउंड सिटी के इकलौते बार में पहुंच गया था।
उस समय पर बिली वहाँ पर याद कर रहा होता है कि वो कॉलिन से पहली बार किस तरह से मिला था। असल में जब कॉलिन्स को यहाँ पर पहली बार लाया गया था तो वो अपनी बीवी टेरी की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। जिस समय ही इसी बार में उसकी मुलाकात पहली बार बिली से हुई थी और बिली कॉलिन्स को थोड़ा सा कंसोल करके उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। इसी के बाद एक दिन कॉलिन्स ने बिली को अपने बच्चों से भी मिलवाया, जिनसे मिलकर बिली को काफी ज्यादा अच्छा लगा था और उसके बाद से ही बिली कॉलिन्स के परिवार के काफी नजदीक हो गया था। खैर प्रेजेंट टाइम में बिली बारटेंडर मार्क से बात करना शुरू कर देता है, जो खुद भी अपनी वाइफ सुजैन के मरने के बाद से काफी ज्यादा उदास रहता था, क्योंकि सुजैन असल में एक बहुत बड़ी बॉटनिस्ट यानी कि प्लांट साइंटिस्ट थी और उसकी वजह से ही मार्क और सुजैन को इस सोसाइटी में एंट्री मिली थी। तो मार्क की बातों को सुनकर बिली और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सीधा गुस्से में वहाँ पर से समंथा के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि ये सारी चीजें बस समंथा की वजह से हुई हैं। उसी समय पर ये बात भी सामने आती है कि असल में बारटेंडर मार्क की बीवी सुजैन का कत्ल खुद बिली ने ही करा था, क्योंकि असल में जब कॉलिन्स टेरी को लेकर काफी ज्यादा उदास रहा करता था तो एक दिन बिली ने प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड को सजेस्ट करा था कि शायद उन्हें एक एक्सप्लोरर की टीम को अर्थ के सरफेस पर भेजना चाहिए ताकि वहाँ के असली हालातों के बारे में जाना जा सके, क्योंकि उस समय तक सभी लोग यही अंदाजा लगा के बैठे थे कि ऊपर अब तक बाकी देशों में हो रही न्यूक्लियर वॉर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन ऊपर के हालातों का असली डेटा उस समय पर किसी के पास भी मौजूद नहीं था। इस पर शुरुआत में तो ब्रैडफोर्ड बिल्कुल भी नहीं मानता, पर बाद में जब वो कॉलिन्स और बिली के साथ मार्क के बारे में जाकर सुजैन से इस बारे में बात करता है तो सुजैन भी उससे यही सजेस्ट करती है कि शायद ये करना काफी अच्छा होगा। उसी वजह से बाद में ब्रैडफोर्ड 4 लोगों की एक टीम बनाकर उन्हें सरफेस पर भेजता है ताकि वहां पर जाकर वो धरती के हालात को रिकॉर्ड कर सके, और उन्हीं 4 लोगों में खुद बिली भी शामिल था। वो लोग ऊपर जाके जब वहां का नजारा देखते हैं तो उन्हें एक ऐसी बात पता चलती है जिसके अगले ही पल बिली को उन सभी लोगों को शूट करके खत्म करना पड़ता है। दरअसल ऊपर जाने के बाद उन्हें ये चीज पता चली थी कि बाहर की हवा में अभी भी सांस ली जा सकती है, जिसका मतलब कि धरती पर कई सारे इंसान अभी भी जिंदा बचे होंगे, लेकिन उन लोगों के इस चीज को रिपोर्ट करने से पहले ही बिली ने उन्हें जान से मार दिया था और उसे ऐसा करने का ऑर्डर देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद समंथा थी। दरअसल समंथा नहीं चाहती थी कि अंडरग्राउंड सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इस बारे में पता चले और बाद में वो अंडरग्राउंड सोसाइटी की सरकार से बगावत करके ऊपर जाने की कोशिश करें। हालांकि उस समय पर बिली ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बिली को समंथा की ये बात माननी पड़ी थी, क्योंकि वो इंसान खुद समंथा ही थी जिसने अपने फायदे के लिए ही सही मगर बिली को इस अंडरग्राउंड सोसाइटी में लाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने का मौका दिया था। अब वैसे प्रेजेंट टाइम में बिली समंथा के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा इसी वजह से था क्योंकि अब तक बिली को समझ आ चुका था कि समंथा अब कॉलिन्स को भी खतरनाक मानती है, और क्योंकि इसी वजह से समंथा कभी भी कॉलिन्स को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए गुस्से में बिली उसको साफ वार्निंग देता है कि समंथा किसी भी हालत में कॉलिन्स और उसके बच्चों से दूर रहे। ये सुनने के बाद तो समंथा ने बिली को भी जान से मारने की धमकी दे दी थी, जिस पर बिली तो बिना डरे साफ कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो उसे बिली को मारने के लिए बिली से भी ज्यादा हरामी बंदे की जरूरत पड़ेगी। ये बोलने के बाद गुस्से में बिली सीधा वहाँ पर से कॉलिन्स के पास चला गया था, जहाँ पर वो कॉलिन्स के सामने इमोशनल होते हुए उसे सारी सच्चाई बताना चाहता था, मगर फिलहाल बस वो कॉलिन्स को हिंट दे देता है कि अगले दिन वो कॉलिन्स को समंथा के बारे में कुछ बहुत ही बड़ा बताने वाला है। इस पर कॉलिन्स भी मान जाता है, जिसके बाद बिली ने कॉलिन्स के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया था। मगर अब यहाँ पर सवाल ये था कि क्या बिली सच में अगली सुबह का सूरज देख पाएगा। खैर उस रात जब बिली अपने घर में लौटता है तो जेन उसका खराब मूड देखकर उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसके साथ बियर पीने लगती है, पर जैसे ही बिली बियर को पीता है उसका शरीर अचानक से सुन्न होने लग जाता है और वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। फिर ये देखकर दुखी होने की बजाय जेन उसके पास झुककर फुसफुसाती है कि तुमने समंथा से कहा था कि मुझे मारने के लिए तुम्हें मुझसे भी हरामी बंदे को भेजना पड़ेगा और तुमसे भी ज्यादा हरामी मैं हूँ। इतना बोलकर जेन इस पूरे इंसिडेंट को एक सुसाइड का रूप देने के लिए पास में नींद की काफी सारी गोलियां रख देती है ताकि कभी भी किसी को समंथा या फिर किसी और के ऊपर शक ना हो और पैराडाइज को समंथा धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल में ले ले। खैर इसके अगले दिन ब्रैडफोर्ड का फ्यूनरल था, जिसमें जाते हुए कॉलिन्स अपने घर के बाहर एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है कि उसके घर के पास मौजूद एक स्ट्रीट लैंप को किसी को सही करने के लिए भेजा गया था। अब इसमें अजीब बात ये थी कि वो लैंप पहले से ही सही था, मगर ये चीज देखकर कॉलिन समझ जाता है कि पक्का लैंप के अंदर एक सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा लगाया जाने वाला है। इस बारे में समझ आते ही कॉलिन्स अपने घर के सामने वाले घर में रहने वाले आदमी को इस बारे में बताता है, क्योंकि असल में वो आदमी एक छोटे से कुत्ते को छुपाकर इस सोसाइटी में लेकर आ गया था, जबकि इस जगह पर पेट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। तब इस इन्फॉर्मेशन के लिए वो आदमी कॉलिन्स को थैंक्स कहता है, जिसके बाद कॉलिन्स फ्यूनरल में चला गया था और फ्यूनरल में ब्रैडफोर्ड का बेटा जेरेमी अपने पिता के लिए एक बहुत ही इमोशनल स्पीच देता है। लेकिन इस समय पर कॉलिन्स का दिमाग सिर्फ बिली के बारे में सोच रहा था, जो पूरे फ्यूनरल के दौरान उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसी वजह से थोड़ी देर बाद कॉलिन जेन से भी उसके बारे में पूछता है, लेकिन जेन तो कॉलिन्स के सामने नाटक करते हुए कहती है कि कल रात कार्निवल के बाद से उसकी बिली से कोई भी बात नहीं हुई। ये बात सुनकर कॉलिन जेन के साथ बिली के घर पर जाने का फैसला करता है, पर तभी अचानक रॉबिन्सन कॉलिन्स के पास आकर उसे एक
ऐसी खबर देती है जिसे सुनने के बाद तो कॉलिंस के होश उड़ गए थे। दरअसल अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रॉबिन्सन को पता चला था कि ब्रैडफोर्ड की बॉडी पर किसी इंसान के नाखून का हिस्सा मिला था, जिसकी मदद से उस आदमी के डीएनए के बारे में पता करा जा सकता था और डीएनए रिपोर्ट को इस सोसाइटी में रहने वाले 25,000 लोगों के रिकॉर्ड से मैच करके पता लगाया जा सकता था कि ब्रैडफोर्ड का कत्ल किसने करा था। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो नाखून कभी लैब में टेस्टिंग के लिए पहुंचा ही नहीं और रॉबिन्सन के हिसाब से इतने बड़े सबूत को इतनी आसानी से गायब करने के पीछे कुछ समंता का ही हाथ होगा। अब वैसे रॉबिन्सन कॉलिंस को ये सब इसी वजह से बता रही थी ताकि कॉलिंस आगे मिलकर उसके साथ काम करे, लेकिन कॉलिंस तो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि उससे रॉबिन्सन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब इसके बाद कॉलिंस जेन के साथ सीधा बिली के घर में पहुंच जाता है, जहां जब काफी बार डोर बेल बजाने के बावजूद भी बिली गेट नहीं खोलता तो कॉलिंस को मजबूरन बिली के घर का दरवाजा तोड़ना पड़ता है। उस समय पर घर के अंदर बिली की लाश को देखकर तो कॉलिंस पूरी तरह से सन्न रह गया था और अभी जेन भी बिली को देखकर कॉलिंस के सामने पागलों की तरह रोने का नाटक करने लग गई थी। पर अभी जैसा कि कॉलिंस अब अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो चुका होता है तो वो इसी दुख में रात में मार्क के बार में जाकर वहाँ पर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तभी अचानक रॉबिन्सन एक बार वापस से उससे बात करने के लिए आती है, जिस दौरान वो कॉलिंस को बताती है कि बिली की मौत काफी सारी नींद की गोलियां खाने की वजह से हुई थी। मगर अभी के लिए कॉलिंस समझ चुका था कि कहीं ना कहीं ये सब समंथा का करा हुआ है। इसी वजह से अब कॉलिंस रॉबिन्सन के साथ काम करने के लिए तैयार होता है और तब रॉबिन्सन कॉलिंस को ब्रैडफोर्ड के भी कई सारे दुख भरे राजों के बारे में बताती है, जैसे असल में प्रेसिडेंट ब्रैडफोर्ड कभी भी प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहता था और उसका असली गोल तो एक नॉर्मल सा प्रोफेसर बनकर अपनी जिंदगी को शांति से बिताना था। मगर 1987 के समय में जब उसके पिता केन एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे तो उसने ब्रैडफोर्ड के सपनों को रौंदते हुए उसे जबरदस्ती पॉलिटिक्स में डाल दिया और बाद में लोगों को पैसे खिलाकर ब्रैडफोर्ड को प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचा दिया। मगर ब्रैडफोर्ड के प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिस चीज के ही दुख में ब्रैडफोर्ड ने एक दिन रॉबिन्सन के सामने एक बहुत ही बड़ा राज खोल दिया था। जो राज ये था कि इस अंडरग्राउंड सोसाइटी के एक बेसमेंट में कई सारे हथियार मौजूद हैं जो इस सोसाइटी की पॉलिसी के हिसाब से इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। उस समय पर ये बात जानकर रॉबिन्सन ब्रैडफोर्ड से उस जगह की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिस पर शुरू में तो ब्रैडफोर्ड उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसी वजह से रॉबिन्सन की ब्रैडफोर्ड के साथ लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन ठीक अपनी मौत वाली रात को ब्रैडफोर्ड अचानक से रॉबिन्सन को मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर वो उसे इमोशनली सॉरी बोलते हुए उन हथियारों की लोकेशन के बारे में बता देता है। तब हथियारों के बारे में जानने के बाद तो कॉलिंस की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और अभी असल में रॉबिन्सन कॉलिंस को ये सब इसीलिए बता रही थी ताकि कॉलिंस उसके साथ मिलकर समंथा के ऊपर हमला करे और उससे ब्रैडफोर्ड और बिली की मौत की सच्चाई जाने। तब कॉलिंस भी बिली की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा करने को मान जाता है और इसी बीच ब्रैडफोर्ड का बेटा जिमी अभी भी अपने घर में ब्रैडफोर्ड की मौत को लेकर गिल्ट में होता है, जिस दौरान पर्सली वापस से उसके पास आकर उसको संभालने की कोशिश करने लगती है। इसी समय पर पर्सली ने उसे बता दिया था कि वो उसे पसंद करती है, जो बात सुनने के बाद जेरेमी खुश होकर उसको किस करने वाला था। मगर उन दोनों के एक दूसरे को अपनी सांसों की बदबू सूंघाने से पहले ही कमरे के अंदर केन पहुंच जाता है, जो गुस्से में अचानक से पर्सली को पकड़कर चिल्लाने लग गया था कि मैंने तुम्हें देखा है और मुझे पता है कि तुम कौन हो। तब इस बात को सुनकर पर्सली घबरा कर उस जगह पर से तुरंत निकल जाती है, जिस दौरान केन की ये हरकत देखकर जेरेमी को लग रहा था कि शायद केन की भूलने की बीमारी की वजह से उसे वापस से कोई वहम हो रहा है। इसी वजह से वो पर्सली को घर की तरफ भेजकर खुद अंदर आके केन के ऊपर भड़कना शुरू कर देता है, क्योंकि केन की इस हरकत की वजह से पर्सली बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन अब तक तो केन ये भी भूल चुका था कि उसने पर्सली को कुछ कहा है। तब इस बात को सुनकर जेरेमी केन के पास से जाने लग जाता है, पर तभी अचानक केन उसे ब्रैडफोर्ड समझते हुए इमोशनल होकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम पर शुरू से बहुत गर्व था। ये सुनकर जेरेमी उसको संभालने के बाद फिलहाल के लिए अपने कमरे में चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ही अचानक केन को याद आता है कि उसने पर्सली को ब्रैडफोर्ड की मौत की रात अपने घर में देखा था। अब यहाँ पर सवाल ये था कि पर्सली उस रात को उनके घर में क्या कर रही थी और कहीं उसका प्रेसिडेंट की मौत से कुछ लेना देना तो नहीं है। इधर पर्सली घबराई हुई अपने घर में आकर अपने बेड के नीचे से ब्रैडफोर्ड के टैबलेट को निकालती है, जो उसके पास क्या कर रहा है ये हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ही कॉलिंस घर में आकर पर्सली और जेम्स को बिली की मौत की खबर देता है और उन्हें अपनी मिशन की वजह से एक लोकेशन बताकर कुछ दिनों के लिए वहीं छुपे रहने के लिए कहता है, ताकि बाद में समंथा कम से कम उन दोनों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। तब पर्सली और जेम्स भी अपने सामान को पैक करके उस जगह पर से निकल गए थे, जिसके बाद कॉलिंस अपने घर के सामने रहने वाले आदमी स्मिथ के पास जाता है और स्मिथ असल में इस सोसाइटी के मेन कंट्रोल रूम में काम करा करता था। पर तब कॉलिंस उसे एक पेनड्राइव देते हुए कहता है कि तुम्हें इस पेनड्राइव को कंट्रोल रूम के किसी भी डिवाइस में लगाकर इसका प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। ये सुनकर स्मिथ तो इसके लिए तुरंत मान गया था, क्योंकि वो कॉलिंस की अच्छाई से अच्छे से वाकिफ था और वैसे भी कॉलिंस ने सीसीटीवी के बारे में बताकर उसके कुत्ते की जान बचाई थी। अब इसके थोड़ी देर बाद ही स्मिथ इस काम को कर भी देता है, जिसके बाद कॉलिंस अपने घर के सामने लगे उसी सीक्रेट कैमरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस दौरान समंथा भी उसे ही देख रही थी। तभी अचानक उस प्रोग्राम की वजह से आसमान पर लिखा गया था कि तुम लोगों से झूठ बोला जा रहा है। सोसाइटी के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कॉलिंस का समंथा के लिए एक खामोश पैगाम था कि वो
सब कुछ जान चुका है और अब वो समंथा के पीछे आने वाला है। इसी बारे में सोचते हुए कॉलिंस उस समय को याद करता है जब एक बार पर्सली की किसी गलती की वजह से टेरी और कॉलिंस को पर्सली के स्कूल में बुलाया गया था और उस समय स्कूल प्रिंसिपल पर्सली के बारे में काफी कुछ कहकर टेरी और कॉलिंस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तब इससे गुस्से में आकर टेरी जानबूझ के प्रिंसिपल के सामने खुलकर पर्सली का सपोर्ट करती है और वहाँ से निकलने के बाद कॉलिंस को समझाती है कि असल में उन्हें कभी कभी लोगों के सामने बखेड़ा खड़ा करना पड़ता है ताकि वो लोग उन्हें कमजोर बिल्कुल भी ना समझे। और वैसे वो समय वही समय था जब कॉलिंस नहीं चाहता था कि टेरी अटलांटा में जाए, लेकिन एक बेहतरीन डिसीज साइंटिस्ट होने की वजह से टेरी का वहाँ चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाना काफी ज्यादा जरूरी था। उसी वजह से वो कॉलिंस की बात को नहीं मानती और कॉलिंस भी बस इसी भरोसे पर उसकी बात को मान लेता है कि ब्रैडफोर्ड आगे चलकर टेरी की जान बचा ही लेगा। खैर प्रेजेंट टाइम में कॉलिंस की हरकत को देखकर समंथा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत ही अपने इंजीनियर से उस मैसेज को हटाने के लिए कहती है, लेकिन कॉलिंस के प्रोग्राम ने तो सिस्टम को ही लॉक कर दिया था और मैसेज को हटाने के लिए सिस्टम को रिबूट करने की नीड थी। तब वहाँ पर जो टेबी उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि सिस्टम के बंद होने का मतलब था कि लोगों को याद आ जाएगा कि वो एक गुफा के अंदर जी रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी पहले की लाइफ को याद करके काफी ज्यादा दुख होगा और अगर धोखे से भी लोग इस बात पर भड़क गए तो वो लोग प्रोटेस्ट पर उतर आएंगे, जिसके बाद शायद समंथा को भी धर्मेंद्र प्रधान की तरह इस्तीफा देना पड़ेगा। खैर दूसरी तरफ पर्सली और जेम्स फिलहाल के लिए एक सेफ हाउस में थे, जहां पर सुबह होने पर पर्सली के दिमाग में अचानक कुछ आता है और वो जेम्स को सेफ हाउस में ही रुकने के लिए बोलकर खुद वहां पर से कहीं पर जाने लग जाती है। इसी बीच समंथा ने टेबी को कॉलिंस के प्लान के बारे में पता लगाने के लिए उसके पीछे लगा दिया था, जिसकी वजह से टेबी भी कॉलिंस के रिस्ट बैंड को ट्रैक करके उसे ढूंढ लेती है और वो दोनों बात करने के लिए वापस से पहले वाले कैफे में चले जाते हैं। अब वैसे उस समय पर कॉलिंस तो किसी भी तरह की बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो उल्टा टेबी को समंथा की हरकतों के बारे में बताकर समंथा से इस सब का कारण जानने के लिए कह रहा था, जिस पर टेबी कॉलिंस को समझाने की कोशिश करती है कि असल में समंथा कोई बुरी इंसान नहीं है, लेकिन उसे चीजों को कंट्रोल करने की आदत हो गई है। दरअसल 12 साल पहले जब समंथा पहली बार टेबी से मिली थी तो वो पूरी तरह से टूटी हुई थी क्योंकि उसके बेटे को एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो चुकी थी। तब टेबी ने उसका ट्रीटमेंट करके जैसे तैसे उसे स्टेबल तो कर दिया था, लेकिन इस सोसाइटी को बनाने के काम में एक समय समंथा इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि उसके पीछे से उसका बेटा एक जगह पर डूबने की वजह से मारा गया और उसके बाद से ही समंथा को लगने लगा कि अगर वो चीजों को कंट्रोल कर पाएगी तो सारी चीजें बहुत ज्यादा बेटर होंगी। उसी वजह से समंथा ने अपने बेटे की यादों को जिंदा रखने के लिए इस सोसाइटी को अपने बेटे की यादों के हिसाब से बनाया था और असल में यही मेन रीजन था कि समंथा किसी भी हालत में बस इस जगह को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहती। इन सभी बातों को सुनने के बाद भी कॉलिंस इन बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता और असल में सच्चाई तो ये थी कि कॉलिंस बस वहाँ पर बैठकर टाइम पास कर रहा था ताकि समंथा का पूरा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ रहे और पीछे से रॉबिन्सन अपनी टीम के साथ उस हथियार वाले बेसमेंट तक पहुंचकर वहाँ पर से सारे हथियार निकाल ले। इस समय पर बिल्कुल यही हुआ होता है और जब कॉलिंस को लगता है कि उसका काम खत्म हो गया है तो वो टेबी के सामने ही अपने रिस्ट बैंड को उतारकर कैफे से निकल जाता है, जिससे अब कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर सकता था। तब कॉलिंस की ये हरकत देखकर समंथा को एहसास होता है कि कॉलिंस के बच्चे और रॉबिन्सन के साथ कई और लोग भी ऑफलाइन हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही सारी चीजें समझकर अपने साथियों से हथियार वाले बेसमेंट में जाने के लिए कहती है, लेकिन अब तक सच में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। रॉबिन्सन तो अपने साथियों के साथ सारे हथियारों को लेकर सीधा कॉलिंस के पास पहुंच जाती है और बाद में वो दोनों पूरी तैयारी करके समंथा के ऑफिस में रेड मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त आसमान का डिस्प्ले एक बार वापस से बदलता है और इस बार वहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या तुम लोग सच जानना चाहते हो। हेडक्वार्टर से ये सब देखते हुए तो समंथा का दिमाग चकराने लग जाता है और तब टेबी ये सब रोकने के लिए समंथा से डायरेक्ट कॉलिंस से बात करने के लिए कहती है, जिसको मानने के अलावा समंथा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी वजह से उसने टेबी को कॉलिंस को ढूंढने के काम पर वापस से लगा दिया था। अब इसी बीच पर्सली अचानक से जेरेमी के पास पहुंच जाती है, जिससे फाइनली पर्सली ने बता दिया था कि उसके पिता का टैबलेट पर्सली के पास है। जो बात सुनने के बाद तो जेरेमी के होश उड़ गए थे, पर तब जाकर पर्सली उसको पूरी बात बताती है कि असल में कभी कभी बिली और जेन जब सीसीटीवी को बंद करा करते थे तो बिली पर्सली को भी अपने साथ गेम खेलने के लिए प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया करता था। उस रात भी पर्सली वहाँ पर गेम खेलने के लिए ही आई थी, लेकिन घर जाते हुए पर्सली को झाड़ियों के पास वो टैबलेट मिला था और उसी समय पर केन ने भी उसे देखा था। ये सब बताने के बाद पर्सली जेरेमी को यकीन दिलाती है कि सच में उसका प्रेसिडेंट की मौत से कोई भी लेना देना नहीं है और असल में उसने टैबलेट तो बस इसी वजह से लिया था ताकि वो उस टैबलेट की मदद से इस सोसाइटी के सर्वर को एक्सेस करके अपनी माँ के बारे में जान सके, लेकिन वो उस टैबलेट के किसी भी डेटा को नहीं देख पाई थी क्योंकि बिना ऑथोराइज्ड एक्सेस के टैबलेट के डेटा को नहीं देखा जा सकता था। तब ये सारी बातें सुनकर जेरेमी पर्सली को कुछ भी नहीं कहता और वो फैसला करता है कि वो टैबलेट को खोलने में पर्सली की मदद करेगा और इसके लिए वो डायरेक्ट जाकर अपने दादा केन से मदद मांगता है। इस सोसाइटी को बनाने के लिए फंड करने की वजह से वो एक ऑथराइज्ड पर्सन थे और अभी जेरेमी की बातों को सुनकर वो पर्सली की मदद करने के लिए मान भी गया था। अब वैसे उस टैबलेट में पर्सली को अपनी माँ से रिलेटेड तो कोई भी डाटा नहीं मिलता, लेकिन टैबलेट के अंदर मौजूद बाकी डेटा को देखकर तो पर्सली और जेरेमी पूरी तरह से दंग रह गए थे क्योंकि असल में उन फाइल्स में सरफेस पर मौजूद ऑक्सीजन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जबकि
क्योंकि पहले के समय पर लोगों को कहा गया था कि ऊपर जाने वाले लोगों की टेम्परेचर न झेल पाने की वजह से दर्दनाक मौत हो चुकी है और उस पूरे इंसिडेंट में बिली ही जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस आ पाया है। अभी ये सारी चीजें जानकर जेरेमी और पर्सली समझ जाते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में इस बात को बाकी लोगों तक भी पहुंचाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ शहर के बिलियनियर्स को अब तक वेपन्स के गायब होने के बारे में पता चल चुका होता है, इसीलिए वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर समंथा से इस चीज का जवाब मांगते हैं। मगर समंथा के कोई जवाब देने से पहले ही अचानक से आसमान में एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसके साथ अब एक नया मैसेज लिखा था कि समंथा असल में कौन है। ये देखकर तो समंथा पूरी तरह से पैनिक कर गई थी, जिसके तुरंत बाद ही उसने पूरे सिस्टम को रिबूट करने का ऑर्डर दे दिया था और असल में कॉलिंस को इसी मौके का इंतजार था। तब इस मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले तो कॉलिंस काफी सारे प्लेयर्स को बिल्डिंग की तरफ छोड़ देता है, जिससे समंथा का ध्यान और ज्यादा भटकने के बाद वो जैसे तैसे उसकी बिल्डिंग में घुसने में कामयाब हो गया था और अभी उस सिस्टम के रिबूट होने की वजह से पूरी पैराडाइज कॉलोनी अंधेरे में डूब गई थी। इसकी वजह से सच में लोग गुस्से और डर के मारे सड़कों पर ही निकल आते हैं, जिस बारे में जेरेमी और पर्सली को पता चलने पर वो भी लोगों के बीच में आकर उन्हें एक एक करके सारी सच्चाई बताने लग गए थे कि कैसे सरफेस पर अभी भी सांस ली जा सकती है और पहले के समय पर ऊपर जाने वाले साइंटिस्ट को समंथा ने मरवाया था। तब इस बात को सुनने के बाद तो सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, पर तभी अचानक एक ऐसी चीज होती है जिसने कहानी का रुख पूरी तरह से बदल दिया था। समंथा के ऑर्डर पर जेन अचानक से पर्सली के पास आकर नाटक करती है कि उसे बिली की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुख हो रहा है और इसी वजह से वो चाहती है कि थोड़ी देर के लिए पर्सली उसके साथ उसके घर पर चले। तब जेन की ये बातें सुनने के बाद पर्सली उसे बेटर फील करवाने के लिए उसके घर में चली गई थी, मगर अभी पर्सली को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जेन असल में वहाँ उसे एक तरह से किडनैप कर लाई है। खैर दूसरी तरफ अभी अंधेरे का फायदा उठाकर समंथा भी अपने हेडक्वार्टर से निकलने में कामयाब हो जाती है, जिसके बारे में कॉलिंस को पता चलने पर वो जल्दी से सीधा उसके घर में अकेले ही पहुंच जाता है और तब समंथा के घर के अंदर कदम रखते ही कॉलिंस को सीढ़ियों पर टैबी बैठी दिखाई देती है। टैबी अभी भी कॉलिंस से पहले समंथा से बात करने के लिए कह रही थी, मगर उसके बावजूद भी कॉलिंस बहुत ज्यादा गुस्से में आकर समंथा के घर में घुसता है। लेकिन अब जैसा कि जेन के पर्सली को किडनैप करने की वजह से कॉलिंस को समंथा की बात माननी ही पड़ती, तो उसी वजह से समंथा तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने ऑफिस रूम में बैठी हुई थी। तब कॉलिंस अंदर जाकर गुस्से में सीधा समंथा के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी समंथा कॉलिंस को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर तो कॉलिंस के हाथ कांपने लग गए थे। समंथा के हिसाब से कॉलिंस की बीवी टेरी बाहर की दुनिया में अभी भी जिंदा थी, जिसकी लोकेशन के बारे में भी समंथा को पता था, लेकिन वो कॉलिंस को उसके बारे में सिर्फ तभी बताने वाली थी जब कॉलिंस अपने ऑपरेशन को यहीं पर रोक दे। मगर टेरी जिंदा कैसे हो सकती है, कॉलिंस को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि 3 साल पहले अटलांटा पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। मगर अभी समंथा कॉलिंस को बताती है कि असल में उस दिन प्रेसिडेंट ने एक ऐसा काम किया था जिसके बारे में कॉलिंस या फिर किसी को कुछ भी नहीं पता। दरअसल जब वो लोग 3 साल पहले प्रेसिडेंट हाउस से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब तक पूरी दुनिया में प्रलय की वजह से हाहाकार मचा हुआ था और सारे देश एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने तक के लिए तैयार थे। उस समय जहाँ ब्रैडफोर्ड को सब लोग ये कह रहे थे कि उसे प्रलय के बारे में लोगों से झूठ बोलकर उन्हें कहना है कि सारी चीजें कंट्रोल में हैं, वहीं ब्रैडफोर्ड ने आम जनता के बारे में सोचकर उन्हें सच बता दिया था ताकि वो लोग अपनी जिंदगी का आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिता सकें। उसी वजह से बाहर बहुत ही बुरी तरह से हड़कंप मच जाता है और आम जनता प्रेसिडेंट हाउस के बाहर जमा होने लग जाती है। इवन ब्रैडफोर्ड की इस हरकत की वजह से व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद भी काफी सारे लोग ब्रैडफोर्ड को मारने की कोशिश करने लग गए थे, जिस वजह से ब्रैडफोर्ड और उसके साथियों को भी प्रेसिडेंट हाउस से निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में भी कॉलिंस और बाकी सारे एजेंट्स कई सारे दुश्मनों को जान से मारकर ब्रैडफोर्ड के साथ वहां पर से निकलने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद ही एयरपोर्ट पहुंचने पर कॉलिंस को टेरी के न आने के बारे में पता चला था, जिस दौरान वैसे तो वो टेरी को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, मगर उस समय पर ब्रैडफोर्ड ने पर्सली और जेम्स के बारे में उसे याद दिलाकर समझाया था कि आगे चलकर उन दोनों बच्चों को कॉलिंस की ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से कॉलिंस न चाहते हुए भी ब्रैडफोर्ड के साथ आ गया था, जिस दौरान ब्रैडफोर्ड अपने प्राइवेट जेट में बैठकर काफी सारे जनरल से ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है और वो जनरल्स ब्रैडफोर्ड को बताते हैं कि सारे देश एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाले हैं। ये सिचुएशन सच में हद से ज्यादा डरावनी थी, लेकिन जनरल्स का ये भी कहना था कि अगर सबसे पहले मिसाइल छोड़ने की शुरुआत वो खुद करते हैं तो शायद उनके लोगों को जिंदा रहने का थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। यही सब बताते हुए वो सब ब्रैडफोर्ड से उसके पास मौजूद डेटोनेटर में डेड कोड डालने के लिए कहते हैं, जिससे न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिवेट हो जाती। मगर इतना बड़ा फैसला ब्रैडफोर्ड इतनी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहता था। वो इस बारे में सोचने के लिए 10 मिनट का समय मांगता है, जिस दौरान ही ब्रैडफोर्ड को याद आता है कि 28 अक्टूबर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान भी जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी थी, तो सिर्फ एक इंसान के फैसले ने पूरी हिस्ट्री को बदलकर सब कुछ रोक दिया था। उसके बाद ही उस इंसान ने ऐसी मशीन और कोड बनाए थे जिसे अगर डेटोनेटर में एक्टिवेट करा जाता तो पूरी दुनिया में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिस्टम खराब हो जाते, जिससे न्यूक्लियर वॉर कभी शुरू ही नहीं होती। और उसी वजह से उस आदमी ने उस सीक्रेट कोड का नाम ब्लू कोड रखा था।
उसके बारे में याद आते ही ब्रैडफोर्ड फैसला करता है कि वो डेटोनेटर में ब्लू कोड को डालेगा ताकि लोग प्राकृतिक प्रलय से मरे, न कि किसी इंसानी तबाही से। इस बारे में समंथा को पता चलने पर वो ब्रैडफोर्ड को आके ऐसा ना करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जो नुकसान होता उस नुकसान की भरपाई करने में सरफेस के लोगों को कम से कम 500 साल लग जाते और कुल मिलाकर इंसानी सभ्यता उन 500 सालों के लिए मॉडर्न स्टोन एज जैसी बन जाती। इवन कहीं ना कहीं समंथा तो ये चाहती थी कि सारे देश न्यूक्लियर वॉर करके आपस में ही मर जाएं, ताकि बाद में उनकी सोसाइटी को बिल्कुल भी खतरा ना हो, क्योंकि अगर प्रलय के बाद भी काफी सारे लोग सरफेस पर जिंदा बच जाते हैं तो कभी ना कभी उन लोगों को पैराडाइज के बारे में पता ही चल जाएगा और उस बारे में पता चलते ही वो सब एक साथ वहाँ पर आकर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जेन्युइन थी, मगर ब्रैडफोर्ड सरफेस के लोगों को जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता था, इसीलिए अब वो समंथा की एक भी बात को नहीं सुनता और उसे अपने केबिन से बाहर निकालकर डेटोनेटर में ब्लू कोड को इंसर्ट करके सारी इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम को बंद कर देता है। सेम उसी समय पर कॉलिंस रोते हुए आखिरी बार टेरी से बात कर रहा था, पर ब्रैडफोर्ड के कोड को एंटर करते ही उसका कॉल भी कट हो जाता है और उसके कुछ समय बाद ही कॉलिंस को पता चलता है कि अटलांटा के ऊपर एक डायरेक्ट मिसाइल का अटैक हुआ है। प्रेजेंट टाइम में यही सब बताते हुए समंथा कॉलिंस को कहती है कि इस सब की वजह से बेशक से न्यूक्लियर मिसाइल अटलांटा से टकराई होगी, लेकिन वो कभी भी नहीं फटी, इसीलिए अभी भी बाहर का वातावरण सांस लेने लायक है, जिसमें कई सारे सर्वाइवर्स के साथ टेरी भी जिंदा है। ये सब बताने के बाद समंथा इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसने ही बिली को जान से मरवाया था, लेकिन प्रेसिडेंट की मौत से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। पर समंथा की ये बात सुनकर कॉलिन समंथा से पूछता है तो आखिरकार उसकी ब्रैडफोर्ड से बहसबाजी क्यों हुई थी। इस पर समंथा कॉलिन्स को बताती है कि असल में ब्रैडफोर्ड के उस ब्लू कोड वाले फैसले के बाद समंथा ने कॉलिन्स का एक्सेस लिमिटेड करके उसके पिता केन से हाथ मिला लिया था, जो खुद भी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर के थे और सरफेस की दुनिया के सही होने के बारे में पता न होने की वजह से वो बस इस सोसाइटी को अच्छे से रूल करना चाहते थे। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला था कि समंथा ने बिली से कहकर 3 लोगों को जान से मरवा दिया है, तो ब्रैडफोर्ड के पिता ने अपनी डिमेंशिया की बीमारी की वजह से ये सारी बातें ब्रैडफोर्ड के सामने बक दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं समंथा की इस हरकत की वजह से ब्रैडफोर्ड का पिता भी समंथा से बहुत ज्यादा नाराज था। खैर, इस बारे में ब्रैडफोर्ड को पता चलने पर उसके तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और जब उसे पता चला था कि सरफेस पर अभी भी सांस ली जा सकती है, तो उसने फैसला करा था कि वो सोसाइटी के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और अगर सच में बाहर जाके रहा जा सकता है तो वो सबको इस बारे में जरूर बताएगा। लेकिन बाकी सबको इस बारे में बताने से पहले उसने समंथा के पास आकर इस बारे में डायरेक्ट बात करी थी, जिस समय पर समंथा नहीं चाहती थी कि ब्रैडफोर्ड इस बारे में किसी को भी बताए और उनकी बहसबाजी का रीजन भी यही था। अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम में समंथा कॉलिन्स को ब्रैडफोर्ड की बॉडी के पास मिले उस नाखून को गायब करने का रीजन भी बताती है, जिस रीजन को सुनने के बाद तो कॉलिन्स के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। असल में समंथा की टीम को जो नाखून मिला था वो नाखून सोसाइटी में मौजूद किसी इंसान के डीएनए से मैच कर ही नहीं रहा था, जिसका मतलब या तो ये था कि उन लोगों से कोई गलती हो रही है या तो सोसाइटी के अंदर बाहर का कोई आदमी आ गया है। अब अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर करने के बाद समंथा कॉलिन्स से चाहती थी कि वो ब्रैडफोर्ड के कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढ दे, ताकि सोसाइटी में होने वाली सभी चीजों का इल्जाम उसके सर पर डालकर सब कुछ फिर से नॉर्मल करा जा सके। इसके बदले में समंथा कॉलिन्स को टेरी की लोकेशन के बारे में बताकर उसके पास जाने के लिए प्लेन भी दे देती, जो बात सुनकर पहले तो कॉलिन्स ऐसा करने से मना कर देता है, पर तभी समंथा उसे पर्सली के भी उसके पास होने के बारे में बताती है, जिस बात को सुनने के बाद तो ना चाहते हुए भी कॉलिन्स को समंथा के साथ हाथ मिलाना पड़ गया था। इस बारे में जब कॉलिन्स बाहर आकर रॉबिन्सन को बताता है तो रॉबिन्सन उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन कॉलिन्स ने रॉबिन्सन से साफ कह दिया था कि समंथा कातिल नहीं है और अब उन्हें जल्दी से जल्दी असली कातिल के बारे में पता लगाना पड़ेगा। खैर, अब जैसा कि कॉलिन्स ने समंथा के साथ हाथ मिला लिया था, उसी वजह से उन्हें डीएनए की रिपोर्ट भी मिल जाती है, जिसके ऊपर टैबी और रॉबिन्सन साथ में मिलकर वर्क करने लग गई थी। इसके बाद जब वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ उस डेटा को मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी टैबी की नजर एक औरत के डेटा को पढ़कर उसी पर टिक जाती है, जिस औरत का नाम मैगी था और वो औरत सोसाइटी के कैफे में काम करा करती थी। उसके डेटा के हिसाब से उसे कुछ चीजों से भयानक एलर्जी थी, लेकिन टैबी ने उसी औरत को वही सेम चीजें कैफे में काफी बार खाते हुए देखा था। इसी वजह से टैबी और रॉबिन्सन तुरंत ही कैफे में जाकर उससे इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इस समय दूसरी तरफ कॉलिन्स फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट हाउस में वापस से क्लू की तलाश में गया था, जहाँ जाके अचानक उसे याद आता है कि ब्रैडफोर्ड जब भी परेशान होता था तब वो अपनी परेशानियों को मिक्स टेप में रिकॉर्ड करा करता था। इसी वजह से थोड़ा सा सोचने के बाद कॉलिन्स तुरंत ही उसके टेप्स को देखता है, जिसमें कॉलिन्स को जेरेमी के नाम से एक कैसेट मिलती है और ये चीज सच में काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि ब्रैडफोर्ड ज्यादातर कभी भी किसी भी इंसान के बारे में अपनी कैसेट में नहीं बोलता था। इसी वजह से कॉलिन्स तुरंत ही उस टेप को सुनना शुरू कर देता है, जिस दौरान ब्रैडफोर्ड की आवाज शुरुआत में तो काफी देर तक जेरेमी के बारे में ही बातें कर रही थी और उसमें ब्रैडफोर्ड बता रहा था कि वो चाहता है कि जेरेमी एक अच्छा इंसान बने और वो खुद असल में बेकार नहीं बल्कि ऐसा पिता बनने की कोशिश कर रहा था जैसा वो चाहता था कि उसके पिता केन उसके लिए बने। यही सब बताने के
के बाद अचानक ब्रैडफोर्ड कहता है कि ये टेप उसने लाइब्रेरी में जाकर बनाया है और लाइब्रेरी में ही सरकार के सबसे बड़े सीक्रेट छुपे हैं। यही असल में उस टेप के अंदर मेन क्लू था, जिसको सुनकर कॉलिंस तुरंत ही डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर देता है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि ब्रैडफोर्ड की सिगरेट पर लिखा वो 6 डिजिट का नंबर असल में लाइब्रेरी की एक किताब का सीरियल नंबर था, जिस बारे में समझ जाते ही कॉलिंस तुरंत ही लाइब्रेरी की तरफ जाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ समंथा का दिमाग अभी के लिए पूरी तरह से भटक रहा था, क्योंकि जेरेमी ने सारे सीक्रेट पब्लिक के सामने खोल दिए थे और समंथा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ कैसे संभालेगी। तभी अचानक जेन भी उसके पास कॉल करके उससे एक अजीब सी डिमांड करती है, जिसमें वो प्रेसिडेंट के घर में मौजूद उस गेम को मांग रही थी जिसको जेन और बिली सीसीटीवी को बंद करने के बाद खेला करते थे। तब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जेन की इस बच्चों वाली डिमांड पर समंथा उसके ऊपर भड़क जाती है, जिसकी वजह से गुस्से में जेन कॉल काट कर अचानक से पर्सली के पास जाती है और थोड़ी देर बाद समंथा के पास मैसेज करके कहती है कि उसने पर्सली को जान से मार दिया है। ये सुनकर तो समंथा के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कॉलिंस को इस बारे में कैसे बताएगी। अब क्या पर्सली सच में मर चुकी है, और सबसे बड़ा सवाल कि कॉलिंस को इस बारे में पता चलने पर समंथा का क्या होगा। खैर इसी बीच कॉलिंस अब तक लाइब्रेरी में पहुंच चुका होता है, जहां पर पहुंचकर वो उसी 6 नंबर वाली बुक को निकालता है, जिस बुक के अंदर प्रेसिडेंट ने अपने हैंड रिटन नोट छोड़े थे और उन नोट्स में समंथा और बिली की सच्चाई के साथ साथ पैराडाइज से बाहर निकलने के एस्केप रूट की सारी डिटेल्स और इसके साथ साथ टेरी की लोकेशन के बारे में भी लिखा हुआ था। असल में जब ब्रैडफोर्ड को पता चला था कि उसके पास पूरा एक्सेस नहीं है, तो उसने अपने टैबलेट की लॉक फाइल को केन के हाथों से खोला था और तब उन कॉन्फिडेंशियल वीडियोस और ऑडियोज को देखकर उसका भरोसा सभी लोगों से पूरी तरह से उठ गया था। इवन उसी समय पर ब्रैडफोर्ड को टेरी के जिंदा होने के बारे में भी पता चला था, जिसके बारे में पता चलने पर ब्रैडफोर्ड ने सभी चीजों की सारी डिटेल अपनी डायरी में रिकॉर्ड कर यहाँ की इस बुक में छुपा दिया, और ताकि किसी तरह से जेरेमी या फिर कॉलिंस इस जगह पर पहुंच जाए, इसके लिए उसने जेरेमी के नाम से मिक्स टेप बनाई। उसके बाद ही वो अपनी जान जाने के डर की वजह से टेबी के पास भी गया था, जहां पर उसने टेबी से सिर्फ कॉलिंस के ऊपर भरोसा करने के लिए कहा था। और फिर उसी रात ब्रैडफोर्ड ने सिगरेट के ऊपर बुक का नंबर भी लिख दिया था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसके ऐसा करने से कॉलिंस यहाँ तक जरूर पहुंच जाएगा। अब इसी बीच दूसरी तरफ रॉबिन्सन और टेबी को मैगी से पूछताछ करके जो पता चलता है, वो जानकर तो उनके पसीने छूटने लग गए थे। असल में मैगी को इस सोसाइटी में आने के लिए एक आदमी ने मजबूर करा था, जिसके नाम को सुनने के तुरंत बाद ही रॉबिन्सन और टेबी जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लग गए थे। दरअसल वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन ट्रेंट था, जो लाइब्रेरी में अभी अचानक से कॉलिंस के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और बाद में कॉलिंस को होश आने पर उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे होते हैं। तब ट्रेंट उसके सामने आकर उससे पूछता है कि कॉलिंस ने उसे पहचाना क्यों नहीं। इस दौरान ट्रेंट की ये बातें सुनकर तो कॉलिंस के होश पूरी तरह से उड़ गए थे, क्योंकि ट्रेंट असल में कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने प्रेसिडेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शूट करने की कोशिश करी थी, पर उस समय पर वो गोली कॉलिंस ने अपने ऊपर ले ली थी। दरअसल आज से 9 साल पहले समंथा एंड्रीज नाम के एक आदमी को पैराडाइज बनाने वाली लोकेशन के पास लेकर गई थी, जहां पर एंड्रीज प्रोजेक्ट मैनेजर था और ट्रेंट उसके साथ एज अ वर्कर काम करा करता था। उस समय पर ट्रेंट हर रोज बहुत ज्यादा मेहनत से काम करा करता था, लेकिन एक दिन साइट पर काम करने के दौरान ट्रेंट को पता चलता है कि इस जमीन के नीचे आयरन आर्सेनिक सल्फाइड है, जो असल में इंसानों के लिए बेहद जहरीला होता था। इसी वजह से वो तुरंत ही इस बारे में एंड्रीज को वार्न करते हुए सेफ्टी इक्विपमेंट की मांग करता है, लेकिन एंड्रीज जिसके हिसाब से ये जगह एक रिसाइकलिंग सेंटर बनने वाली थी, उसे ट्रेंट की इस दिक्कत से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ट्रेंट से साफ कह देता है कि अगर उसे काम करना है तो उसे इसी तरह से करना पड़ेगा, जिस बात की वजह से ही ट्रेंट की गुस्से में एंड्रीज से बहसबाजी भी हो गई थी और उसी वजह से एंड्रीज ने गुस्से में उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया था। तब अपनी नौकरी जाने के बाद ट्रेंट इस बारे में बाकी सारे मजदूरों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी भी नौकरी जाने की वजह से ट्रेंट से कोई भी बंदा बात कर ही नहीं रहा था, जिस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आकर ट्रेंट उस जगह के बारे में और ज्यादा छानबीन करना शुरू कर देता है। तब जाकर बिक्री हुई चीजों के बारे में पता चलने पर जब वो डॉट्स को कनेक्ट करता है तो उसे दो बहुत ही बड़ी बातें पता चलती हैं, जिसमें से पहली बात तो ये थी कि जैसा कि सबको कहा गया था कि उस जगह पर रिसाइकलिंग फैसिलिटी बनाई जाने वाली है, तो वहां पर वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और दूसरी बात ये थी कि उस जगह की प्लानिंग साइंटिस्ट एरिक के उस सेमिनार के बाद से होनी शुरू हो गई थी। तो ट्रेंट के हिसाब से इस चीज का मतलब साफ था कि वो तबाही जिसके बारे में एरिक ने सेमिनार में बताया था, वो तबाही सच में आने वाली है। उस समय पर जैसा कि सरकार ने ये चीजें छुपाने की कोशिश करी थी, तो ट्रेंट इस बारे में मीडिया को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और उसी गुस्से में ट्रेंट ब्रैडफोर्ड को जान से मारने की कोशिश करता है। हालांकि उस समय पर कॉलिंस की वजह से ब्रैडफोर्ड तो बच गया था, जिसके बाद ट्रेंट को कोलोराडो की एक जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर कई साल काटने की वजह से वहां के गार्ड्स की बात को सुन सुन के ट्रेंट को इस बात पर पूरा भरोसा हो चुका था कि एरिक की बात पूरी तरह से सच थी।
इसी वजह से कुछ ही समय में ट्रेंट ने जैसे तैसे करके इस बात को पता कर लिया था कि वो प्रलय कब आने वाला है, और उसी समय के ठीक 2 दिन पहले वो जानबूझकर जेल में लड़ाई करवाकर उस जगह पर से भाग निकलता है। इसके बाद ही उसने उसी सोसाइटी के एरिया के आसपास नजर रखना शुरू कर दिया था। जिस दौरान एक कपल जब बाय रोड उस सोसाइटी की तरफ जा रहा होता है तो ट्रेंट इस बात को समझ जाता है कि ये कपल भी उन्हीं 25,000 लोगों में से एक है। इसी वजह से वो एक पुलिस वाले के कपड़े में उन दोनों के पास जाकर उन्हें कहता है कि वो उन्हें एक शॉर्टकट बता सकता है। जिस बात को सुनने के बाद वो लोग भी ट्रेंट के साथ जाने के लिए मान गए थे, मगर ट्रेंट ने तो उन लोगों के साथ धोखा करके उन्हें एक सुनसान इलाके में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ट्रेंट ने उन लोगों की आईडीज को लेकर उनके जैसा हुलिया बना लिया था, पर जैसा कि उसने एक कपल को मारा था और वो खुद अकेला था, तो अब ट्रेंट को एक औरत की जरूरत थी। तब इसके कुछ घंटे बाद ही उसकी मुलाकात मैगी से होती है, जिससे बात करके ट्रेंट उसे अपनी दुविधा के बारे में सब कुछ बताता है, और बाद में मैगी भी अपनी जान बचाने के लिए ट्रेंट के साथ इस सोसाइटी में आ जाती है। अब वैसे इस सोसाइटी में आने के बाद कहीं ना कहीं ट्रेंट ने ब्रैडफोर्ड को मारने का प्लान पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया था और वो बस शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन शायद ब्रैडफोर्ड की किस्मत में उसके ही हाथों मरना लिखा था। दरअसल जब भी ब्रैडफोर्ड अपने जीवन से परेशान होता था तब वो लाइब्रेरी में आता था, जिसे बार बार लाइब्रेरी में आता हुआ देखकर ट्रेंट को वो पल याद आते थे जब ब्रैडफोर्ड के इस प्रोजेक्ट की वजह से ट्रेंट को काम से निकाल दिया गया था, उसे जेल में जाना पड़ा था और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इन्हीं सब इंसिडेंट को याद करके उसके दिल के अंदर का गुस्सा एक दिन इतनी बुरी तरह से फटा कि वो ट्रेंट की बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने उसी रात प्रेसिडेंट के कमरे में जाकर एक पत्थर से उसकी जान ले ली। प्रेसिडेंट की जान लेने से पहले ट्रेंट को लगता था कि शायद ऐसा करने से वो अपने दिल के दर्द को कम कर पाएगा, लेकिन मर्डर करने के तुरंत बाद उसे रिग्रेट होने लगा और वो अंदर से पूरी तरह से खाली फील करने लग गया। उसी समय पर वो प्रेसिडेंट के टैबलेट की मदद से इस जगह पर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहता था, लेकिन वो रास्ता उसे न मिलने की वजह से उसने प्रेसिडेंट के टैबलेट को झाड़ियों में ही फेंक दिया। प्रेजेंट टाइम में टेरेंट कॉलिंस को ये सारी चीजें बताकर कहता है कि अगर कॉलिंस ट्रेंट के बारे में सबको बताना चाहता है तो वो बता सकता है, क्योंकि अब तक ट्रेंट को प्रेसिडेंट के नोट्स के जरिए उस जगह पर से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पता चल चुका था और वो वहां पर से अब सीधा सरफेस पर जाने वाला है। इतना बोलकर ट्रेंट उस जगह पर से निकल जाता है और इसके कुछ ही मिनट बाद रॉबिन्सन लाइब्रेरी में पहुंचकर कॉलिंस को फ्री कर देती है, जिस दौरान कॉलिंस ने रॉबिन्सन को ट्रेंट के बारे में तुरंत बताकर उसका पीछा करने के लिए कह दिया था। अब तक ट्रेंट भी सरफेस पर जाने वाले टावर के बिल्कुल ऊपरी छोर पर खड़ा होता है, मगर तभी अचानक कॉलिंस और रॉबिन्सन उसे दोनों तरफ से आकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं और ये वो पल था जब ट्रेंट अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। तब वो चिल्लाकर कहता है कि पैराडाइज मजदूरों के खून से बना है और उससे भी बदतर बात यह है कि ये सिर्फ एक जेल है जिससे मैं आजाद होना चाहता हूँ। इतना बोलकर ट्रेंट ने सीधा उस टावर के नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी और तब कॉलिंस गुस्से में समंथा के ऑफिस में जाकर उसे सब बताते हुए अब अपनी बेटी पर्सली के बारे में पूछता है। इस समय पर पर्सली का नाम सुनकर तो समंथा को पसीने आने लग गए थे, पर जैसे तैसे वो अपनी परेशानी को छुपाते हुए कॉलिंस से माफी मांगती है और उससे कहती है कि ये मामला अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तब समंथा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कॉलिंस को सच्चाई समझने में ज्यादा देर नहीं लगती और पर्सली की मौत के बारे में जानकर वो घुटनों पर बैठकर बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल उसे समंथा के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि सबसे पहले तो वो समंथा के दोनों गार्ड्स को गोली मारकर खत्म करता है और अब वो सीधा समंथा को शूट करके उसे भी खत्म करने वाला था, मगर तब कॉलिंस के गोली चलाने से पहले खुद जेन पीछे से आकर समंथा को गोली मार देती है और कॉलिंस से कहती है कि मैंने पर्सली की जान को बचा लिया है। जो बात सुनने के बाद कॉलिंस जेन से पर्सली की लोकेशन के बारे में जानकर सीधा उसके पास जाने लग गया था। तब कॉलिंस के निकलने के बाद जेन समंथा के पास जाकर उससे कहती है कि शायद वो गेम तुम्हें मुझे दे देनी चाहिए थी और यहाँ पर जेन की ये हरकतें साफ दिखा रही थी कि असल में वो एक बहुत ही बड़ी साइको है जिसके अगर छोटे से काम को भी तुम मना करते हो तो वो तुम्हें बद से बदतर हालत में पहुंचा देगी। अब वैसे अभी फिलहाल के लिए समंथा मरी नहीं थी, लेकिन उसकी बहुत ही बुरी हालत होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था और समंथा के साथ इतना बुरा होता हुआ देखकर पब्लिक भी शांत हो गई थी। किस्मत से पब्लिक बाहर जाने के बारे में भी नहीं सोच रही होती, क्योंकि अब तक नए प्रेसिडेंट हैंडी ने सभी चीजों को अच्छे से संभालते हुए लोगों से माफी मांग ली थी और लोगों को ये भी बता दिया था कि ब्रैडफोर्ड की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसे ट्रेंट ने बेरहमी से जान से मारा था। फिर इसके कुछ समय बाद हम लोग जेरेमी को देख पाते हैं, जिसके पास कॉलिंस ने ब्रैडफोर्ड की टेप पहुंचा दी थी। उस टेप में ब्रैडफोर्ड ने जेरेमी से ये भी कहा था कि अगर तुम्हें मेरी बनाई गई ये दुनिया पसंद नहीं आती तो तुम चाहो तो इसको बदल सकते हो। जो बात सुनने के बाद जेरेमी सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब रही बात जेन की, तो जेन को अब तक वो वीडियो गेम मिल चुका था जिसको वो बड़े ही मजे से अपने घर में खेल रही होती है और इन सारी चीजों का मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं कॉलिंस को छोड़कर बाकी सबकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। दरअसल कॉलिंस जिसके पास अभी टेरी की लोकेशन भी थी, वो हर वक्त सिर्फ टेरी के बारे में सोचता रहता था और अब उसका आखिरी मिशन यही था कि अब उसे किसी भी हालत में टेरी तक पहुंचना है।
इसी वजह से एक समय पर वो अपने बच्चों से उनका ध्यान रखने के लिए कहकर एक प्लेन को लेकर सीधा सरफेस की तरफ निकल पड़ता है। पर अब सवाल ये था कि क्या कॉलिंस असली दुनिया में जिंदा बच पाएगा, क्या उसे टेरी मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा जब सरफेस के लोगों को पता चलेगा कि सरकार उन्हें मरने के लिए छोड़कर खुद बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जमीन के नीचे रह रही है। माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के सेकंड सीजन में जानने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यानी कि ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और अब अगर आप लोग चाहते हो कि कॉलिंस की टेरी से मुलाकात और सरफेस पर इन 3 सालों में क्या हुआ मैं उसकी कहानी को भी लेकर आऊं, तो कमेंट्स में समंथा इस्तीफा दो जरूर लिख देना। और अगर 100 लोग भी समंथा के इस्तीफे की मांग करते हैं तो मैं उन 100 लोगों के लिए भी इसके सेकंड पार्ट खुद जरूर लेकर आऊंगा। वरना अगर आप लोग चाहो तो आप लोग किसी और सीरीज का नाम भी मुझे बता सकते हो। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।